नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। खास करके भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपना रही है और गोदी मीडिया को झूठ का पुलिंदा गढ़ने के लिए मजबूर कर दी है। झूठ का पुलिंदा गोदी मीडिया, इससे हमारा मतलब होने वाले सर्वे से है। आरएसएस के छत्र छाया में पड़ने वाले बहुत से सर्वे हैं, वोटर्स सर्वे हैं, जो कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल किया करते हैं। अभी ओपिनियन पोल का दौर है और इस दौर में एक से बढ़कर के एक ओपिनियन पोल आ रहे हैं जो योगी को जिता रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखने पर अखिलेश यादव की जीत हो रही है। इसे हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और योगी, मोदी और मोहन भागवत भी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अपने घटिया तौर तरीकों से बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, अभी एक गोदी मीडिया का सर्वे आया है, एबीपी न्यूज कहा जाता है, उसका सर्वे है। उसके जो सर्वे करने वाली कंपनी है उसका नाम सी वोटर है, जो बहुत टाइम से है, आज से नहीं है। और हमेशा इस सी वोटर के, सीएसडीएस के जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं, सी वोटर्स के साथ साथ और अन्य जितनी भी हैं, सबके सर्वे हमेशा गलत हुए। उसके बावजूद, गलती के बावजूद ये कभी माफी तो नहीं मांगती है। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उल्टे फिर से दोबारा कहीं किसी राज्य में चुनाव आता है तो वहां पहुंच जाती हैं और उसी तरह से पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के काम करती हैं जैसे हमेशा करती रही। तो साथियों, ये एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चाल भी है कि अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इन सर्वे एजेंसियों का उपयोग करती है। लेकिन जनता समझ गई है, इनके बड़े बड़े विज्ञापन फ्लॉप हो गए हैं। झूठे विज्ञापन और ऐसे विज्ञापनों में जो तथ्य होते हैं वे जमीनी हकीकत से बहुत दूर होते हैं। और जो उसमें फोटो होते हैं, कोई कलकत्ता का फोटो लगा होता है, फ्लाईओवर का, कोई अमेरिका का फोटो लगा होता है। इसे आप देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि मोदी सरकार और योगी सरकार कितना झूठ बोलती है और कितने असत्य बातें अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए पहुंचा करके अपनी हवा बनाने और वोटों का ध्रुवीकरण करने और जीतने की पूरी कोशिश करती है। तो अभी चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन ओपिनियन पोल्स आने शुरू हो गए हैं, जिसमें सारे ओपिनियन पोल योगी को जीतते हुए दिखा रहे हैं। सी वोटर का कहना है कि 41% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, 33% समाजवादी पार्टी को, 12% बीएसपी को, 8% कांग्रेस को, 6% अन्य को। अब इन आंकड़ों को देखिए तो लगता है कि 41% बहुत होता है वोट। अभी जो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए चुनाव के अनुसार, तो इसे 39.67% वोट मिले थे, मतलब 40 भी नहीं मिले थे और भारी भरकम सीटें लेकर के आई थी। और अब सी वोटर दिखा रहा है कि 39 के ऊपर 40 और 40 के ऊपर 41% वोट आ रहे हैं इसके। जबकि आप देख रहे हैं कि पश्चिम में किसान आंदोलन इन्हें लेकर डूब रहा है, पूरब में इनका एक्सप्रेस वे काम नहीं किया और वहां का ब्राह्मण समाज भी, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर रहा है,
वो भी टूट करके सभाएं कर रहा है अखिलेश यादव के पक्ष में। और ओबीसी एससी एसटी के जो वोट थे वो तो मिल ही रहे हैं। बुंदेलखंड में देखिए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार बहुत सीटें मिली थी। वहां पर जाकर के अखिलेश यादव ने सेंध लगाई है और वहां की भीड़ों को आपने देखा होगा कैमरे में, अपने टीवी पर, अपने फोन पर। इसी तरह से मध्य उत्तर प्रदेश अवध का क्षेत्र भी इनके हाथ से जा रहा है और इस अवध क्षेत्र में ओबीसी एससी एसटी की अच्छी खासी भागीदारी है और उस ओबीसी को इन्होंने निराश किया है, धोखा दिया है और अपमानित किया है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को स्टूल पर बैठा करके आज इसकी बहुत चर्चा होती है। गांव में अगर चर्चा होती है तो 3-4 विषयों पर चर्चा होती है। एक तो छुट्टा घूम रहे जानवरों पर जो कि खेत को चर जाते हैं। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य के स्टूल पर, जो इन्हें स्टूल पर बैठाया गया और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे। डॉक्टर दिनेश शर्मा इनको कुर्सी दी गई और केशव प्रसाद को एक बार नहीं कई बार स्टूल पर बैठाया गया और वो खींच निपोड़ते हुए बैठे रहे। लेकिन इस चीज को जनता देख रही थी और जब उठाया गया है सोशल मीडिया द्वारा, इन चीजों की फोटो वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हुई हैं, तब हंसी उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अखिलेश नहीं, केशव मौर्य के ऊपर, योगी के ऊपर। और इनको वोट से महरूम करने की एक कवायद हो रही है ओबीसी कम्युनिटी में, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों में। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, अपमान ही एक वजह नहीं है, बल्कि ओबीसी जनगणना कराने की मांग को इन्होंने नजरअंदाज कर दिया है, इनकार कर दिया है। इसकी वजह से भी ओबीसी समाज, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग इनको वोट देने के लिए राजी नहीं है। तो साथियों, इसके अलावा ज्वलंत समस्याएं जो बेरोजगारी की है, जो महंगाई की है, इससे जनता त्राहिमाम कर रही है, हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल जितना महंगा आज है उतना कभी नहीं था। डीजल जितना महंगा आज है उतना कभी नहीं था। सरसों का तेल 200 पार जितना आज है इतना कभी नहीं था। महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना से जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन्हें सहायता राशि नहीं दी गई है और कोरोना की तीसरी लहर भी आ गई है, जिसमें रात में लॉकडाउन कर्फ्यू लगा दिया गया है और दिन में रैलियां हो रही और उन रैलियों में बसें भर भर करके प्रधानमंत्री की रैली में, योगी की रैली में, मोदी की रैली में, केशव प्रसाद मौर्य की रैली में भर भर करके लाया जा रहा है। मतलब कि कोरोना को कहा जा रहा है कि आ बैल मुझे मार, आ कोरोना मुझे मार। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है उत्तर प्रदेश में या बाकी 5 राज्यों में जहां पर कि कोरोना का संक्रमण भी बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह आए दिन कोरोना के ओमिक्रॉन के आंकड़े दिन दुगने रात चौगुने हो रहे हैं। जंगल में आग की तरह कोरोना फैल रहा है, लेकिन हमारी सरकार वोट कराने, रैलियां कराने, जनसभाएं कराने, पदयात्रा कराने, विजय यात्रा कराने के लिए खुद भी कर रही है और विपक्षी दलों को भी पूरा छूट दे रखी है। और रात में कर्फ्यू, लॉकडाउन। तो साथियों, इनके जो सी वोटर्स के आए हुए हैं आंकड़े, ऐसे आंकड़े इन्होंने बंगाल में भी जारी किए थे और नरेंद्र मोदी को जीतते हुए, भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए, और थोड़ी मोड़ी नहीं बहुत बड़े अंतर से जीतते हुए दिखाया था। यही सीएसडीएस, यही सी वोटर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा था और वहां बनी किसकी सरकार? केजरीवाल की। और वहां बंगाल में किसकी बनी? भारी बहुमत से ममता की सरकार बनी। ओ दीदी दीदी, ओ दीदी दीदी की सरकार बन गई। और इनके नारे, इनके जुमले कुछ भी काम नहीं आए, बल्कि उल्टे इन्हीं के ऊपर आकर के लगे। दीदी ओ दीदी वाला नारा महिलाओं ने इस रूप में लिया था
कि इन्हें सबक सिखा दिया अच्छी तरह से, और वही उसी तरह के का कुछ अंदाज ये उत्तर प्रदेश में अपना रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने हिंदू संगठनों को खुले बैल की तरह छोड़ दिया है, जैसे बैल खेतों में अत्याचार कर रहे हैं, खेतों को चर रहे हैं, उसी तरह से ये हिंदू संगठनों को बैल की तरह छोड़ दिए हैं। और ये धर्मनिरपेक्षता, संविधान और लोकतंत्र के सामने खतरा बन करके उत्पन्न हो गए हैं। जैसे बैल खतरा है खेतों में, वैसे ये सांप्रदायिक संगठन खतरा हो गए हैं देश की एकता के लिए और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए। तो साथियों, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, उसमें से ज्यादातर निगाह इनकी उत्तर प्रदेश को जीतने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता ही दिल्ली जाता है और यहां जीत पाएंगे तभी ये दिल्ली जीत पाएंगे, लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे। इसलिए पूरी ताकत, पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर कर रहे हैं। और इसके लिए साम दाम दंड भेद के अलावा गोदी मीडिया का प्रचार से लेकर के और झूठ से लेकर के सर्वे कराने तक पर भी इनका पूरा नियंत्रण है। और उसी नियंत्रण के तहत पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के ये सी वोटर, CS-DS सब लगे हुए हैं जिताने के लिए। और अंत में देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनके सी वोटर्स और CS-DS को भी और सरकार को भी। इनके आंकड़े इतने गलत होते हैं। इनका कहना है कि ओबीसी मतदाता उत्तर प्रदेश में 40%, 42% है, जबकि 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी तो वो जातिवार जनगणना थी। उस समय ओबीसी की पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में आबादी 52% थी। लेकिन उस 52% आबादी से बढ़ोतरी हो गई होगी अब। इसी डर से ये लोग ओबीसी जनगणना नहीं करा रहे हैं कि अगर इनका 52 से 55 और 60 के बीच पहुंच गया होगा तो ये अपने भागीदारी की मांग करेंगे, सत्ता में, सियासत में, राजनीति में, शासन में, प्रशासन में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर जगह ये मांग करेंगे। इसलिए ओबीसी जनगणना नहीं कराई जा रही है। और ये सी वोटर, CS-DS एजेंसियां जो सर्वे कराती हैं, इन्होंने 41%, 40% ओबीसी का मत बताया हुआ है और इसी पर ये अपना फोकस करती हैं और इसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन करके और अपनी पार्टी को, RSS की पार्टी को जिताने का काम करती है। ब्राह्मण वोटरों की संख्या 14-15% बताई जा रही है, जबकि ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1931 में जब जातिवार जनगणना हुई थी तो उसमें 8% थी। मतलब एक तरफ 14-15% बताया जा रहा, दूसरी तरफ 8%। दोगुने का अंतर, मतलब दोगुना झूठ बोल रही हैं ये RSS की वोट सर्वे करने वाली कंपनियां, एजेंसियां। तो इनके सर्वे पर नहीं जाना चाहिए, इनके ओपिनियन पोल पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपने जो मन बनाया है कि ओबीसी को जिताना है। हालांकि अखिलेश यादव बहुत अच्छे नहीं है, गुंडई इनके राज में बहुत होती थी और ओबीसी के साथ भी अत्याचार बहुत किया था, आरक्षण के खिलाफ काम किया था। आरक्षण का इन्हें समर्थन करना चाहिए, लेकिन बहुत से हमारे ओबीसी भाई हैं जिन्हें कि आरक्षण मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल सका था अखिलेश यादव के ही राज में। लेकिन एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ नागनाथ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो नागनाथ है, नाग ज्यादा खतरनाक होता है सांप से, तो नाग को हराइए और सांप को जिताइए। और दूसरी चीज ये है कि ये उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद से कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। आप देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार 1990 के पहले बना करती थी, एक नहीं, दो नहीं, कई बार रिपीट हुई है। उस समय न तो मंडल आयोग
के वजह से कोई जागृति आई थी ओबीसी में, और भारतीय जनता पार्टी भी 1980 में बनी है और इसे भी अपनी जगह बनाने में टाइम लगा था। तो कांग्रेस का विकल्प कोई उत्तर प्रदेश में था ही नहीं, इसलिए वो अपनी सरकार बनाती रही और कांग्रेस चाहती भी नहीं थी कि उसके सामने कोई विपक्ष आकर के खड़ा हो और वो चुनौती दी। लेकिन 2007 से जो भी सरकार आती है उसे दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करती। 2007 से 2012 तक मायावती की आई पूरे 5 साल चली सरकार। उन्होंने जो भी कुछ भी किया, दलितों के लिए किया, ओबीसी के लिए किया, ब्राह्मणों के लिए किया, जो भी किया उससे जनता संतुष्ट नहीं हुई और उन्हें बियाबान में फेंक दिया। अभी भी वो बियाबान में ही है, बनवास ही झेल रही हैं और झेलती रहेंगी। जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणवाद को अपना लिया है, बुद्धिज्म को, अंबेडकरवाद को ठुकरा दिया है, वो कभी नहीं आ सकती है फिर से राजनीति की मुख्य धारा में। और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का तो सपना ही भूल जाए। अब या तो फिर से उन्हें अंबेडकरवादी बनना होगा, या तो फिर से उन्हें दलितों का मसीहा बनना होगा, या फिर से उन्हें ओबीसी में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के मायावती मुख्य धारा में आ सकती हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन जिस तरह से वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही हैं, कठपुतली बनकर के काम कर रही हैं, इस तरह से तो नहीं लगता कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेगी या प्रधानमंत्री बनेगी या कोई भी पंचायत स्तर का भी चुनाव जीत पाएंगी। कुछ जाटव हैं जो उनकी कास्ट के आते हैं, उनकी जात के आते हैं, उनके अलावा उन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है। और उन जाटवों में भी फूट हो गई है और वो भी बहुत से जाटव जो पढ़े लिखे हैं, अंबेडकरवादी हैं, बुद्ध को मानते हैं, वो मायावती को धक्का दिखा चुके हैं और दिखाना भी चाहिए। जो अपने रातों रात सिद्धांत को बदल दे, जो अंबेडकरवाद से जय श्री राम पर आ जाए, जो बुद्धिज्म से हर हर महादेव करने लगे, जो त्रिशूल लेकर के चले, सभाओं में त्रिशूल लेकर के जाए, उसे क्यों वोट दें? ओबीसी के लोग क्यों वोट दें? दलित क्यों वोट दें? जाटो? सिद्धांत तो रही नहीं गया है इस भारतीय राजनीति के संदर्भ में। किसी भी पार्टी में सिद्धांत नहीं रह गया है। क्या अखिलेश यादव पूरी तरह से राम मनोहर लोहिया को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। समाजवाद को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म के अलावा धर्मांधता और सांप्रदायिकता के अलावा विकास के मुद्दों पर काम करती है? नहीं करती है। क्या बहुजन समाज पार्टी जो अंबेडकरवादी से मनुवादी बन चुकी है, उसने कभी उत्तर प्रदेश की जनता के हित के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है। दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, आए दिन दलितों से बलात्कार होता है, सारी पार्टियां पहुंचती हैं, प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, समाजवादी पार्टी का भी कोई ना कोई बंदा पहुंचता है वहां पर जरूर। लेकिन मनुवादी माया को अब दलितों के अत्याचार से कोई मतलब नहीं रह गया है। दलितों पर नरसंहार होता है, उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। मुसलमानों पर नरसंहार किए जाने की बात चल रही है, उस पर कोई ट्वीट नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं आ रहा है। तो ऐसे शख्स को क्यों वोट दिया जाए जो अपने सिद्धांत को बदल दे, अंबेडकरवाद को छोड़ करके जय श्री राम में लीन हो जाए, बुद्ध को छोड़ करके त्रिशूल धारण कर ले? ऐसी महिला को क्यों वोट दिया जाए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। और जो सिद्धांतों पर कुछ चल रहा है, जिससे उम्मीद है, जो युवा नेतृत्व है, जो विदेश से पढ़ा हुआ है अखिलेश यादव, उसके अंदर ये संकीर्ण भावनाएं बिल्कुल नहीं है। और जहां हिंदुत्व और हिंदूवादी धर्म और पाखंड की बात है, तो हमारे बहुत से बहुजन समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग अपने को हिंदू मानते हैं। अगर वो हिंदुत्व के खिलाफ, मतलब धर्मांधता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हिंदू लोग उनसे हट जाएंगे। इसलिए उन्हें हिंदुओं के पक्ष में भी बोलना पड़ता है, नहीं तो वो नास्तिक आदमी है अखिलेश यादव। मायावती की तरह नहीं है कि कभी जय श्री राम बोले, कभी नमो बुद्धाय,
और जय भीम बोले, इस तरह से नहीं है। उनका एक स्टैंड है और अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं और युवा नेतृत्व है उनका, कुछ करने की चाहत है और 5 साल तक राज कर भी चुके हैं और उत्तर प्रदेश की नब्ज को समझते हैं। ओबीसी के, दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उस पर आवाज उठाते हैं। तो ऐसे आदमी को जिताया जाए या मनुवादी जो बन चुकी है महिला त्रिशूल लेने वाली, उसको वोट दिया जाए। तो साथियों, हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छल, छंद, द्वेष, पाखंड, झूठ फैला रही है और अब गोदी मीडिया को, एबीपी न्यूज के सी वोटर को अपना हथियार बना रही है, इससे सावधान रहिए। और हाँ, एक चीज मैं भूल ही गया था, इस सी वोटर ने दिखाया है कि 44% लोग चाहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री बने, 32% चाहते हैं कि अखिलेश और 15% चाहते हैं कि मायावती। साथियों, जमीनी हकीकत को देखिए, विश्लेषण करने से आपको शक हो सकता है कि हम किसी पक्ष में बोल रहे हैं, आपको शक हो सकता है कि हम किसी का साथ दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता है, ना मायावती से कोई रिश्ता है और ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से। हम जो देखते हैं वही बोलते हैं, जो जमीनी हकीकत होती है वही बोलते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि किसान आंदोलन की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, कोरोना की मार की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से, कोरोना से संबंधित रैलियां करने की वजह से कि फिर से तीसरी लहर चल रही है, इसके बावजूद सरकार नहीं चेत रही है। तो इसकी वजह से मुख्यमंत्री का अगर ग्राफ बढ़ जाता है और योगी को मुख्यमंत्री बताया जाता है तो इनका पर्दाफाश अपने आप हो जाता है। और इस पर्दाफाश को आप समझिए, और ब्राह्मणवाद का मकड़ जाल जिस तरह से बुना जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम जिस तरह से चलाई जा रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, साम, दाम, दंड, भेद से चुनाव जीतना चाहती है, इस पर नजर रखिए, देखते रहिए और वोट उसी को दीजिए जो आपके दिल में पहले से है, जिसने आपके दिल को जीता है, जिसने महंगाई के खिलाफ काम किया है, बेरोजगारी के खिलाफ काम किया है और जिसने एक समाजवाद स्थापित करने के लिए, सच्चा समाजवाद स्थापित करने के लिए अपने को संकल्प किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।